channel which is Simple Learning, and today we will finish the remaining chapter named the Vedic period. In this video we will complete this chapter, class 9 part 2 history, and without further delay let's get started. So student, if you have not seen the part 1 video of this chapter, I have given the link of the part 1 video of this chapter in the description box. You may check it out. Now in the previous video we discuss about the PGW phase. So student, in this chapter let's start from here. The PGW phase was followed by the northern black polished ware and PW phase, the beginning of which goes back to 700 BC. जो PGW phase है उसको फॉलोड किया गया, किसके बाद किसने फॉलो किया उसको? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर ने. द बिगनिंग ऑफ विच गोज बैक, यानी कि जिसका शुरुआत कैसे हुआ, कब? 700 BC. दिस पॉटरी वाज ग्लॉसी, ये ग्लॉसी थी यानी कि जो शाइन करती है. इट इज बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ दिस पॉटरी वाज मेड बाय द पीपल हु डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड. ये माना गया है कि जो उस टाइम ये पॉटरी यूज करते थे, जो लोगों के थ्रू बनाई जाती थी, ये इस टाइम पे क्या थी? एक डोमिनेटेड, यानी कि जो इकोनॉमी थी इसकी वजह से ग्रो हो रही थी, और जो सोशल लाइफ था उस पीरियड के टाइम पे, तो इस वजह से वो क्या हुआ? डोमिनेटेड हो गया, यानी कि फैल गया. Early settlements on the basis of the names of the rivers and mountains mentioned in the Rig Veda. Rig Veda में जो भी मेंशन है रिवर और माउंटेन मेंशन किए गए हैं, तो ये माना जाता है कि जो आर्यंस है वो जब इंडिया आए, कहाँ से? अफगानिस्तान से, और सेटल हुए काबुल रिवर की वैली में और पंजाब की. They called this northern western part of India सप्त सिंधु. उन्होंने इस northern western part इंडिया के कहा सप्त सिंधु, और the land of 7 rivers, और land किसका? 7 rivers का, जिनका नाम था सिंधु, इंडस, रावी, बीज, सतलुज, झेलम, चेनाब और सरस्वती. ये जो रीजन है ये कवर करता है जो प्रेजेंट एरियाज है किसके? ईस्टर्न अफगानिस्तान के, पंजाब के, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट. और बाद में जो ये रीजन है उसको बोला गया ब्रह्मवर्ता और लैंड ऑफ गॉड्स कहा गया. क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन थी ऋग्वेदा की ये यहीं हुई. किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, और जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है. तो ये माना गया कि इस रीजन को कहा गया ब्रह्मवर्ता और लैंड ऑफ द गॉड, क्योंकि जो ऋग्वेदा की कंपोजिशन है वो यही हुई सरस्वती की नदी के किनारे, और इसकी नदी को बहुत ही सैक्रेड, पवित्र माना जाता है. तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा सप्त सिंधु, जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स. द रीजन प्रोवाइडेड कंडीशंस फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर. ये जो रीजन है प्रोवाइड करता है ऐसी कंडीशन ताकि वह एग्रीकल्चर सही. द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, जो उनका मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसके झुंड के साथ? एनिमल्स के झुंड के साथ. सीज टू हैव द प्रीएमिनेंस इट हैड एंजॉयड इन अर्ली डेज, और जैसे कि पहला क्या करते थे. दिस फैक्ट टू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू कल्चर, और ये भी फैक्ट है एक जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू कल्चर के इवोल्यूशन के लिए. सोसाइटी कैसी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ऋग्वेदिक टाइम पे, या जिसको बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड, जो आर्यन है वो गांव में रहते थे. जो फैमिली थी वो फंडामेंटल यूनिट थी सोसाइटी की, और वो पैट्रियार्कल फैमिली थी, यानी कि पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक. ठीक है, जहां पे जो घर के बड़े होंगे यानी कि फादर, वो डिसीजन लेते थे. दिस मीन्स दैट द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज इट्स हेड, यानी कि जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर, पैट्रियार्कल का मतलब जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उस फैमिली का वो मुखिया होगा, यानी कि जो वो बोलेगा वही होगा. फैमिली में डिसीजन जो होंगे उसी को मानेगी फैमिली. ही वाज कॉल्ड गृहपति और कुलपति, उसको बोला गया गृहपति और कुलपति. और जब गृहपति की डेथ हो जाए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़े बेटे पे सौंपी जाती थी. बहुत सारी फैमिली विलेज में रहती थी, बहुत सारे विलेज फॉर्म करते हैं विशा को एक, और बहुत सारे विशास बनाते हैं जन. तो बहुत सारी फैमिली कहाँ रहती थी? विलेज में. बहुत सारे विलेज फॉर्म करेंगे विशा को, और बहुत सारे विशास बनाएंगे एक जन को. The head of the village was called ग्रामिनी, और जो हेड है विलेज के उनको बोला गया ग्रामिनी. That of विशा, विशापति, और जो विशा के थे उसको बोला गया हेड, जो हेड थे विशा के उनको बोला गया विशापति. राजन और किंग हेड थे जन के. तो कौन हेड थे? राजन और किंग. द किंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, जो किंग है वो किसकी हेल्प कर लेते थे? मिनिस्टर्स की हेल्प लेते थे. जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे वो इंक्लूड है ग्रामीणी, पुरोहित और सेनानी. जो सेनानी थे वो कमांडर थे आर्मी के, और पुरोहिता परफॉर्म करते थे रिलीजियस सेरेमनी. एडमिनिस्ट्रेशन उस विलेज का उसको किसके द्वारा चलाया जाता था? ग्रामीणी के थ्रू.
जो किंग था वो मेंटेन नहीं करता था कोई भी रेगुलर आर्मी को, और जब वार होती थी तो वो ऑर्गेनाइज करता था ट्राइबल ग्रुप्स को ताकि वो वहां जाके लड़े। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द ट्राइब इलेक्टेड अ लीडर ऑफ इट्स ओन, और ऋग्वेदिक टाइम पे जो ट्राइब था वो इलेक्ट अपना लीडर खुद करता था, वो इतना पावरफुल नहीं रहता था जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में रहे हैं। ऋग्वेदिक पीरियड में जो 3 पॉपुलर असेंबली थी उनको कहा गया सभा, समिति और विधाता। एडवाइस द किंग, जो किंग को एडवाइस देते थे। जो विधाता वो अर्लिएस्ट असेंबली थी जिसको यूज किया जाता था परफॉर्म करने के लिए ये सारे फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, मिलिट्री, रिलीजियस और सोशल। जो वुमेन थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड करती थी डेलिब्रेशंस में विधाता के। जो समिति थी वो असेंबली थी लोगों की, और जो सभा थी वो काउंसिल थी एल्डर्स की। द सभा परफॉर्म एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन, वो सलाह देने का उनका फंक्शन रहता था सभा का, और जुडिशियल फंक्शन यानी कि न्याय लेने का। जो समिति थी उसको उस सेशन पे बुलाया जाता था स्पेशल ओकेजन्स के लिए। तो ये सभा समिति में आप ऐसा डिफरेंस ध्यान रख सकते हो। आई थिंक इट विल कम इन योर एग्जाम। In the later Vedic age, kingship became hereditary, और later Vedic age में जो kingship है वो hereditary होने लग गई, यानी कि जैसे राजा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। ये डिवाइन एलिमेंट्स केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग, और जो एलिमेंट्स थे वो एसोसिएट करने लगे किंग के साथ। दिस पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इस पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में जो पॉपुलर असेंबली थी उन्होंने अपनी पहले की इंपॉर्टेंस खो दी। जो सम और समिति थी वो डोमिनेटेड हो गई किसके थ्रू, चीफ और रिच नोबल्स के थ्रू। जो वुमेन थी उनको परमिट नहीं होने दिया, किसमें, ताकि वो असेंबली अटेंड कर पाए, तो उनको परमिशन नहीं दी जाती थी। जो पोजीशन थी वुमेन की वो हम पढ़ेंगे। जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें जो वुमेन थी उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, और जो इंस्टीट्यूशन थे मैरिज के वो क्या थे, पवित्र थे। जो डॉटर्स थी उनको पूरी फ्रीडम दी जाती थी कि वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती हैं। द सिस्टम ऑफ रिमेरिज ऑफ विडोज वाज प्रिविलेंट, और जो रिमेरिज विडो वाला सिस्टम था यानी कि जो विधवा है वो क्या कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है, ये भी था। देयर आर नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज के कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। जो मैरिजेबल एज थी ऋग्वेदा में उसको बताया गया है 16 से लेकर 17 तक। तो इतने में तो आप बच्चे क्या करते हैं, अपने 12th पास करते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर उस टाइम पे ये माना गया कि जो मैरिजेबल एज है ऋग्वेदा में जो देखी गई है वो है 16 to 17। इन द लेटर वैदिक पीरियड में जो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ स्टेटस ऑफ वुमेन का हुआ, उनका जो पार्टिसिपेशन था यज्ञ में वो कंसीडर नेसेसरी नहीं माना जाता था, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें। यज्ञ होते थे जो वो एंजॉय नहीं करती थी राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी पे उनका जो क्या था अधिकार नहीं था, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाती थी। जो फ्रीडम था हस्बैंड को चूज करने का वुमेन के थ्रू, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कल्टिवेट का मतलब धीरे धीरे नीचे होने लगा। क्लास डिवीजन, अब हम इस पे पढ़ेंगे। जो क्लास डिवीजन थी वो क्या थी, जो कास्ट सिस्टम था वो मेंशन नहीं किया गया है किसमें, ऋग्वेदा में, पर जो कुछ फैक्ट है वो है अभी उसमें जो बताते हैं कि वहां पे सम टाइप ऑफ कास्ट डिवीजन भी था सोसाइटी में। जो अर्ली आर्यंस थे उनको बोला गया लोकल इनहेबिटेंट्स, दास्यूज एंड डिड नॉट मिक्स विद देम, वो उनके साथ मिक्स नहीं हुए। It is said that during this period the tribal chiefs and the priests acquired a large share of the booty, और ये माना गया कि जो ट्राइबल चीफ है और जो प्रीस्ट है वही एक्वायर करते थे बूटी को, वहां की जो भी चीजें होंगी, और उनकी इससे क्या होता था, क्या करते थे, वो व्यू करते थे किस कॉस्ट पे, उनके किंसमैनशिप के कॉस्ट पे। दिस रिजल्टेड इन सोशल इनइक्वालिटीज, इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज है यानी कि असमानता आ गई। और जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई 3 ग्रुप्स में, वॉरियर्स, प्रीस्ट और पीपल में। जो 4th डिवीजन है उसको बोला गया शूद्रास, वो कहाँ पे है, ये इनका अपीयर कहाँ पे, जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसके एंड में। बिकॉज द वर्ड शूद्रा इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा, क्यों, क्योंकि जो शूद्रा है वो लास्ट टाइम पे उभर के आया ये नाम, और ये मेंशन है फर्स्ट टाइम इसको मेंशन किया गया जो 10th मंडला है ऋग्वेदा का उसमें, विच इज यूजुअली कंसिडर्ड अ लेटर एडिशन, जिसको माना जाता है कि वो बाद का एडिशन है। तो यहाँ पे हमने क्लास डिवीजन के बारे में ये पढ़ा। हाउएवर सिंस द इकोनॉमी वाज मेनली पेस्टोरल, जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी, चरवाहे वाली इकोनॉमी, एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, वहां फूड प्रोड्यूस नहीं होता था, और कोई भी स्कोप नहीं था कलेक्ट करने का जो ट्रिब्यूट या टैक्स थे लोगों से। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो डिवाइड की गई अलग अलग क्लास में उनके प्रोफेशन के बेस पे। जो पर्सन है वो अडॉप्ट करते थे कोई भी प्रोफेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और
एज इज इविडेंट फ्रॉम एन एक्सपर्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये इस एक्सपर्ट यानी कि ये कहा होगा उस टाइम ऋग्वेदा को कंपोज करते हुए, ये जो कहावत है इससे है पता कि जो पर्सन है वो अडॉप्ट करते थे कोई भी प्रोफेशन अपनी चॉइस के। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एक्सर्ट का मतलब किसी पैराग्राफ का कोई जो किसी ने कंपोज किया होगा उसकी कुछ लाइन लेते हैं। जैसे कि ये है आई एम ए पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न ऑन स्टोन। जैसे कि मैं पोएट हूँ, मेरे पापा फिजिशियन थे और मेरी मदर स्टोन पे कॉर्न को पीसती थी, यानी कि जो भी था धान उस ग्रेन को। ठीक है, तो मैं पोएट बना, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि उनको चॉइस थी अपने प्रोफेशन जो चूज करने की, और उसी फैमिली की होने की वजह से हम क्या है इंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशंस में। तो ये किसी से एक्सपर्ट यानी कि कोई वर्क है उससे एक्सपर्ट लिया गया है, उसका कुछ हिस्सा लिया गया है, जो कि ये बताता है कि उनको जो पर्सन थे उस टाइम पे जो उनको प्रोफेशन चूज करने की पूरी फ्रीडम थी। पीपुल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकेम हेरिडिटरी इन कोर्स ऑफ टाइम। और जो पीपुल है वो फॉलो करने लगे अलग अलग प्रोफेशन को, जो कि क्या हो गए हेरिडिटरी हो गए धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इसकी वजह से भी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई, इसमें ऑक्यूपेशनल क्लासेस में, और इसकी वजह से दिस टुक द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम एमर्ज। और इसी की वजह से कास्ट फॉर्म होने लग गई, जैसे जैसे उनका काम रहा उसकी वजह से क्लास बनने लग गई अलग अलग, और इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो उभर के आ गया। और लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास थे, ये 4 डिस्टिंक्ट कास्ट थे और वर्णास थे। जो ब्राह्मण्स यानी कि प्रीस्ट थे वो परफॉर्म करते थे रिलीजियस रिचुअल, यानी कि ये उनके रिवाज होते थे, जो भी जैसे आपने अभी भी देखा होगा जो पूजा पाठ करते हैं जिनको हम मंदिरों में देखते हैं, तो वो क्या होते हैं पुजारी होते हैं, वो जो मंदिर की पूजा करते हैं और उनको हम भी मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही था, जो क्षत्रियास थे वो पार्टिसिपेट करते थे वॉर में यानी कि लड़ाई में, और जो वैश्यास थे उनका काम था बिजनेस को इंगेज में रहना, बिजनेस के इंगेज में रहना उसमें, और वो किसको देखते थे उसके बाद एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को। जो शूद्रास थे वो सर्व करते थे अपर क्लासेस को। As stated earlier, during the later Vedic age, caste system become rigid। और जो धीरे धीरे देखा गया लेटर वैदिक एज में जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड होता जा रहा था, हार्ड होता जा रहा था। यहाँ पे दिखाया गया ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय जो वार के लिए लड़ेंगे, वैश्य और ये शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं वर्णास के बारे में। और ये है ब्रह्मचार्य जो यहाँ पे दीक्षा शिक्षा ले रहे हैं अपने गुरु से, ये है गृहस्था जो क्या है घर में है, ये है वनप्रस्था, और ये है सन्यासी जीवन। तो 4 आश्रम की पिक दे रही है आपको। एंड क्षत्रियस एंजॉयड मैनी प्रिविलेजेस। जो क्या थे इसमें, जो यहाँ पे थे ब्राह्मण्स और जो क्षत्रियास थे वो बहुत टाइप के प्रिविलेजेस मिलते थे उनको। द प्रीस्ट केम टू बी कंसिडर्ड एज गॉड। जो प्रीस्ट यानी कि पंडित उनको मानते थे भगवान अर्थ पे, और जो क्षत्रियास थे वो अपनी पावर को इंक्रीज करते थे और उनको बोला गया किसकी तरह, रूलिंग क्लास की तरह उनको रिगार्ड किया जाता था, यानी कि यही क्या कर रहे हैं, इन पे राज कर रही हैं। ऑल द 3 हायर वर्णास वर एंटाइटल्ड टू उपानयना और इन्वेस्टिटर विद द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्रास। और ये जो 3 हायर वर्णास थे इनको बोला गया उपानन्या और इन्वेस्टिटेटर। कैसे, सेक्रेड थ्रेड है, ये धागा है जिस किसके अकॉर्डिंग, वैदिक मंत्रास के अकॉर्डिंग। इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट प्रिविलेंट। उस टाइम इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। 4 आश्रम जैसे जिनकी हमने पिक देखी, गृहस्था देखी हमने, वनप्रस्थ देखी। इन द अर्ली वैदिक पीरियड में जो मैन है वो बड़ा होता था जब फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और लेटर पे वैदिक पीरियड में जो पूरा उसका लाइफ स्पेन है वो किसका था, आर्यन का था, और उनको डिवाइड किया गया 4 पीरियड में। जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की वो है पहली आश्रम, और जिसमें की 25 इयर्स का ये ड्यूरेशन रहता था, कि आश्रम में 25 ईयर का ड्यूरेशन रहता था, इतने सालों तक रहना है। जो 4 आश्रम थे वो थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यासा। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है और इनको बोला गया 4 आश्रम्स, और ईच की कितने ड्यूरेशन है, 25 ईयर तक यहाँ रहना पड़ता था। द ब्रह्मचार्य आश्रम लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो सबसे पहले आएगा आश्रम ब्रह्मचार्य का, तो इसमें कब तक रहना पड़ता था, 25 साल की उम्र तक, जब तक कि 25 ईयर्स के ना हो पाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीपल वाज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज इन द गुरुकुल एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और इस टाइम पे जो पीपल यानी कि शिष्य थे वो एक्सपेक्ट करते थे, एक्वायर करते थे गुरुकुल में जाके, और ऑब्जर्व करते थे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि वो डिसिप्लिन के भी स्ट्रिक्ट होते थे, यानी कि अभी इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, इस टाइम पे खाना है तो खाना है, यानी कि हर जो टाइम टेबल था उनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गृहस्थ आश्रम, अब हम पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम के बारे में। जो मैन था उसको शादी करनी पड़ती थी, फिर फैमिली बसानी पड़ती थी, और एज अ हाउस होल्डर ही वाज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली, और उसको उसके बाद अपनी परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। और 25 साल तो कहाँ हो गए,
उस आश्रम में जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, ब्रह्मचार्य वाले में, और फिर आ गई गृहस्थ आश्रम में। तो यहाँ पे बाकी के 25 साल यहाँ क्या करेंगे, स्पेंड करना है, ठीक है। 25 हो गए, 25 तो यहाँ पे एज कहाँ तक आ गई, 50 ईयर्स तक। जो थर्ड स्टेज थी वो वनप्रस्थ आश्रम की थी, ये कहाँ से कहाँ तक थी, 50 से 75 ईयर्स तक। तो स्टूडेंट जैसे कि हर आश्रम की एज क्या है, 25 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना, इसको आपको याद हो जाएगा इजिली। जो थर्ड स्टेज थी वो वनप्रस्थ आश्रम था, जो 50 से लेकर 75 ईयर्स तक स्पेंड करना था वहां, यानी कि 25 ईयर्स तक। इस पीरियड में जो मैन है उनको एक्सपेक्ट किया जाता था रिटायर होने के लिए, क्या, कहां से, किस लाइफ से, वर्ल्डली लाइफ है, यानी कि दुनिया से, यानी कि ये दुनिया है, यानी कि वो जो लोगों से मिलते हैं उनसे बोलेंगे, ये वाली लाइफ हो गई जो। और एक्वायर करेंगे स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल यानी कि आत्मज्ञान, फिलोसफिकल नॉलेज। जो लास्ट स्टेज थी वो है 75 से 100 ईयर, तो वो क्या थी, संन्यासा आश्रम। ये जो पीरियड है वो रिनंसिएशन का है, कि हमने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। मैन हैड टू लीव एवरीथिंग फॉर एवर, जो मैन है उसको क्या करना है, हर चीजें छोड़कर जाना है और मेडिटेशन करनी है, ताकि वो मोक्ष और साल्वेशन पाए। तो मोक्ष और साल्वेशन ये क्या था, लास्ट क्या मोटो था, जहां पे आप क्या है, भगवान के पास जाएंगे। तो ये था लास्ट स्टेज, संन्यासा आश्रम। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन। जो एजुकेशन थी वो इम्पार्ट की जाती थी, प्राइवेट गुरुकुल्स होते थे स्टूडेंट। जो रेडिसेंस थे गुरु थे, जो रेडिसेंस थे वहां गुरु थे, और इसलिए वहां का नाम पड़ा गुरुकुल, जहां कौन रहेंगे, गुरु रहेंगे। मीनिंग द फैमिली ऑफ द गुरु, इसका मतलब था जो वहां कौन रहती है, गुरु की फैमिली रहती है। और ये एक सेक्रेड यानी कि पवित्र इंस्टीट्यूशन था। जो गुरुकुल से उनको लोकेटेड किया गया कहाँ पे, आउटस्कर्ट यानी कि सिटी के बाहर, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। और जो स्टूडेंट थे वो वहां पे रहते थे। जैसे आप लोग कहाँ करते हो अपनी जो नॉलेज एक्वायर करते हो, जैसे आप छोटे से लेकर 12th तक, ठीक है, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वहां से आप स्टार्ट करते हो। तो आपको क्या है, स्कूलिंग वगैरह प्रॉपर आप अपने घर से जाते हो, पर उस टाइम पे क्या हो, उस टाइम पे जो शिष्य रहते थे वो ऐसे एक्वायर करते थे नॉलेज गुरुकुल में जाके, जो कहाँ होते थे, फॉरेस्ट में होते थे। जो स्टूडेंट थे वो रहते थे वहां, और जो गुरु थे वो ट्रीट करते थे स्टूडेंट को जैसे कि उनके बच्चे हैं। जो स्टूडेंट है वो The student was required to do household chores for his teacher, और जो स्टूडेंट है वो हाउसहोल्ड यानी कि घर का, मतलब वहां का काम भी करते थे, पढ़ने के अलावा ये काम भी करते थे अपने टीचर का। He had to get up early in the morning, उनको उठना होता था जल्दी और नहाना होता था, उसके बाद वैदिक मंत्रास बोलने होते थे। Most of the teaching was done ओरली, और देखिए वहां पे ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ाया जाता था, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं होता था, उस टाइम ओरली पढ़ाया जाता था। जो उनके गुरु थे वो उनको ओरली स्प्रेड करते थे, ओरली डिलीवर करते थे अपना जो भी नॉलेज है। एट द कॉम्प्लीशन ऑफ द एजुकेशन अ स्टूडेंट यूज्ड टू गिव गुरु दक्षिणा, और जब पूरा उनकी एजुकेशन हो जाती थी तो स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देते थे अपने गुरु को। अ गिफ्ट टू हिज टीचर, जिसको माना जाता है गिफ्ट उसके टीचर के लिए। द गुरुस वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड, और जो गुरु है उनको बहुत ही आदर दिया जाता था। जो मेन ऑब्जेक्ट था एजुकेशन का वो था लाना, क्या चेंज लाना, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना प्यूपल्स का। जो शिष्य थे उनका क्या, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। जो सब्जेक्ट था स्टडी का वो इंक्लूड था वेदास, जो हमने पढ़े, पुराणास, ग्रामर, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, इथिक्स, लॉजिक और मिलिट्री साइंस भी पढ़ते थे स्टूडेंट। तो ये उनके वहां सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके स्कूल में होते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, वैसे इनके सब्जेक्ट थे। Two women teachers named Maitreyi and Gargi were considered gifted and were greatly respected. जो दो वुमेन टीचर थी उस टाइम मोस्टली मेल ही होते थे जो गुरु होते थे, और यहाँ पे वुमेन टीचर्स के बारे में बात की गई है जिनका नाम है मैत्रेयी और गार्गी। उनको गिफ्टेड यानी कि उनको कंसिडर किया गया कि ये क्या है, हमारे लिए गिफ्ट है, हमारे लिए ये तोहफा है जो हमें इस दे रही है नॉलेज। वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, उनको बहुत ही आदर मिलता था। फूड, ड्रेस और अम्यूजमेंट, कैसे, अम्यूजमेंट का मतलब एंजॉय करना, फूड, ड्रेस उस टाइम पे कैसे। जो मेन सीरियल प्रोड्यूस कर होता था किस टाइम, ऋग्वेदिक पीपुल, जो उस टाइम क्या करते थे, ऋग्वेदिक पीपुल प्रोड्यूस करते थे, वो था बार्ले। व्हीट और राइस उतना उनको नहीं पता था, और लेटर वैदिक टाइम में ये आ गया कि राइस को यूज करना आ गया, राइस को बोला गया वेरी ही। तो स्टूडेंट ये है गुरुकुल, जो उस टाइम ऐसे दिखता था, और यहाँ जो पीपल्स है वो अपने गुरु से क्या लेते थे, नॉलेज लेते थे, पढ़ाई करते थे।
Cows were domesticated and milk products like curd. जो cows हैं उनको domesticated किया जाता था milk के लिए, और milk product जैसे curd, butter, घी etc. वो आप अभी भी खाते हो, उस टाइम पे यूज होता था. सोम a kind of intoxicated drink, यानी कि उस टाइम क्या होती थी सोम. सोम का मतलब इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक होती है. ड्रिंक का मतलब जो अच्छी नहीं होती है, पर उस टाइम इसको कंज्यूम किया जाता था फेस्टिवल के दौरान और रिलीजियस सेरेमनीज के दौरान. तो अम्यूजमेंट, ये देखिए चैरियट रेसिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये घोड़ों से क्या कर रहे हैं, उसमें बैठ के रेसिंग हो रही है. तो अम्यूजमेंट का मतलब उस टाइम मनोरंजन कैसे करते थे. द क्लोथ्स वर्न वर सिंपल, उस टाइम लोग सिंपल कपड़े पहनते थे और वो ऐसा अंडरगारमेंट लेते थे, नीवी और धोती वो पहनते थे. अपर पीस को वासा और सल्ट बोलते थे, और जो ओवर गारमेंट होता था उसको बोला जाता था आदिवासा. ये लूज पीस ऑफ क्लोथ होता था, और जो मैंने वो पगड़ी पहनते थे. देयर वर कस्टम्स ऑफ वियरिंग एनिमल स्किन, उस टाइम ये भी रिवाज था कि एनिमल स्किन को किससे बने जो भी है ये कपड़े पहनना. सम ऑफ द साधु हर्मिट्स वो डियर स्किन, कुछ साधु डियर स्किन पहनते थे जिसको बोलते हैं मृगछाल. और जो मेन है वो लॉन्ग हेयर रखते थे. ऑर्नामेंट्स, मेन और वुमेन दोनों ही क्या करते थे, पहनते थे. और जो ऑर्नामेंट थे वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी और प्रीशियस स्टोन के बने होते थे. कुछ कॉमन आइटम ज्वेलरी के वो थे इयररिंग्स, रिंग्स, एंकलेट, ब्रेसलेट, नेकलेसेस एटसेट्रा. ये उस टाइम पहनते थे. तो ऐसा लोगों का उस टाइम ड्रेसिंग सेंस था. The main means of amusement in both the Vedic period were, जो उस टाइम उनका amusement मनोरंजन का साधन था वैदिक पीरियड में वो था chariot races, horse race, dancing, singing और hunting होता था. उससे वो क्या करते थे, अपना amusement करते थे, enjoy करते थे. The chief musical instrument थे drum, flute, मृदंग और lute. जो people थे वो participate करते थे competitive sports में, festival में और gambling में. और स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे उस टाइम लोग क्या विश्वास करते थे, कैसे भगवान की पूजा करते थे. People in the Vedic age worshipped फोर्सेस ऑफ नेचर, वो नेचर के फोर्स को पूजा करते थे उनकी. वो पर्सोनिफाइड करते थे नेचुरल फोर्सेस को, और देखते थे कि जो लिविंग बींग्स है, जो टू व्हॉम दे गिव ह्यूमन, जिनसे कि उनको जिंदगी मिली हुई है. अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, बहुत ज्यादा गॉड्स के बारे में मेंशन हो रखा है ऋग्वेदा में. जो मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड्स है वो है इंद्र. सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक दे रखी है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की. तो ये इनको हम अभी भी पूछते हैं, और उस टाइम पे भी ये क्या होते थे, इनके गॉड होते थे. जो पीरियड हम अभी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट उस टाइम जो गॉड थे जिनकी पूजा की जाती थी उनमें से है इंद्र एक, तो जिनको 250 हाइम्स डिवोटेड किए जाते थे ऋग्वेदा में. ही इज आल्सो नोन एज पुरंदरा और ब्रेक ऑफ फोर्स, उनको जाना जाता है पुरंदर के नाम से, और ब्रेकर ऑफ फोर्स किलो के तोड़ने के नाम से, यानी कि वो ऐसे करते हैं. और जितेंद्र वो है विनर. ही इज कंसिडर्ड एज द रेन गॉड, उनको माना गया रेन गॉड जो रिस्पॉन्सिबल है रेनफॉल लाने के लिए. जो सेकंड पोजीशन थी उसको बोला गया, जो दूसरे वर्शिप है गॉड की वो की जाती थी अग्नि, द फायर ऑफ गॉड, यानी कि अग्नि के देवता. उनको माना जाता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन के बीच में. फॉर ही कंज्यूम द सैक्रिफिशियल ऑफरिंग एंड कैरीज देम टू द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, जो कि क्या करते हैं, जैसे आपने यज्ञ में देखा है, यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो जो धुआं है वो ले जाता है, ये इंटरमीडिएट की तरह वर्क करती है. कौन, अग्नि. तो ये क्या करती है, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं उसका जो धुआं कहां तक पहुंचेगा, गॉड तक पहुंचेगा. तो ये है जो हम ऑफरिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं. द थर्ड पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय वरुण, और जो तीसरी पोजीशन है वो ऑक्युपाइड करते हैं वरुण, जो गॉड है वाटर के, क्लाउड के, ओशन और रिवर की. ही डिटरमिन द पाथ फॉर ऑल स्टार इन हेवन, और वो बताते हैं कि जो पाथ है कि सब स्टार का हेवन में. वरुण इज रिगार्डेड एज द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर, जो वरुण है वो है किसके अपहोल्डर, किसके देवता, नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर के. देयर वर मेनी अदर वैदिक गॉड, और भी वैदिक गॉड थे, जैसे वायु द गॉड ऑफ विंड, सूर्य सन गॉड, यामा लॉर्ड ऑफ द डेड, और रुद्र गॉड ऑफ स्टॉर्म एटसेट्रा. सम गॉडेसेस वर आल्सो अर्थ वर्शिप, कुछ गॉडेसेस की पूजा की जाती थी. जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल गॉडेस है अब जो है उषा, जो गॉडेस है डॉन की, डॉन यानी कि सुबह की. अदर इंपॉर्टेंट फीमेल डिटीज थी पृथ्वी, हमारी अर्थ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द अर्थ, अदिति जो मदर है गॉड की, और रात्रि जो स्पिरिट है नाइट की, आयनी जो है लेडी फॉरेस्ट की, दिशाना जो गॉडेस है वेजिटेशन की. हाउएवर इन द लेटर वैदिक एज प्रजापति द क्रिएटर और ब्रह्मा बिकेम द सुप्रीम गॉड, और लेटर वैदिक एज में प्रजापति उनको बताया गया है क्रिएटर यानी कि रचने वाले, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा है वो है सुप्रीम गॉड. इंद्र और अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर सिग्निफिकेंस, यानी कि उस टाइम पे इंद्र, अग्नि देवता, वायु देवता को माना जाता था, पर लेटर वैदिक एज में प्रजापति जो ब्रह्मा भगवान है उनको माना गया. विष्णु केम टू बी रिगार्डेड एज
द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल, विष्णु भगवान को माना गया कि वो लोगों को बचाने वाले हैं, और शिव भगवान को बोला गया वो डिस्ट्रॉयर है, यानी कि नाश करने वाले हैं हमारे यूनिवर्स का। तो ये उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे ऐसे गॉड धीरे धीरे चेंज हो गए। पहले इनको माना जाता था, बाद में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को माना गया। सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल, जो सैक्रिफाइस और रिचुअल है वो क्या थे? विद रिलीजियस इवोल्यूशन, जो सिंप्लिसिटी की, नेचर वर्शिप की, वो लॉस्ट हो गई, यानी कि अब लोग नेचर को नहीं पूजते थे जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में होता था। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस यज्ञास बिकेम अ डेली रूटीन, जो रिचुअल रीति रिवाज सैक्रिफाइसेस हो गए वो डेली रूटीन था। और इसके अलावा जो यज्ञ थे वो परफॉर्म कौन करते थे? किंग करते थे। कॉमन पीपल परफॉर्म स्मॉल यज्ञ, जो छोटे लोग थे वो छोटे छोटे यज्ञ करते थे। ड्यूरिंग विच मिल्क घी ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वर ऑफर्ड टू द डेटीज, और उस टाइम पे जो मिल्क घी ग्रेन जो भी कुछ होता था वो अपने भगवान को ऑफर करते थे। जो रिच पीपल और बिजनेसमैन थे वो कंडक्ट करते थे बड़े बड़े सैक्रिफाइस, बलि देते थे। ड्यूरिंग सच यज्ञ और पुरोहित रिसीव गोल्ड, पुरोहित उस टाइम जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे उस टाइम पुरोहित जो है उनको गोल्ड मिलता था, महंगे कपड़े मिलते थे, और बहुत ज्यादा नंबर में काउस मिलती थी गिफ्ट के रूप में, दक्षिणा के रूप में, जैसे गुरु को दक्षिणा देते हैं वैसे ही। गिविंग दक्षिणा वाज आल्सो रिचुअल, और दक्षिणा देना भी क्या हो गया? रिवाज बन गया, एक पवित्र ड्यूटी बन गई। रिचुअलिज्म हैड गेन्ड स्ट्रॉन्ग रूट्स, और रीति रिवाज बन गए स्ट्रॉन्ग रूट समाज के। और जबकि जो even a small deviation while performing certain worship was considered a sin, अगर उसमें से थोड़ा भी गलती कर दी तो ये माना जाता था कि ये क्या कर दिया? पाप कर दिया। अब हम पढ़ेंगे जो नए नए सिद्धांत थे वो क्या थे। न्यू डॉक्ट्रिन्स, जो ब्राह्मण थे वो रिस्पॉन्सिबल थे बहुत नई नई चीजों को लाने के लिए और नए नए सिद्धांत को लाने के लिए समाज में। मोर एम्फेसिस वाज लेड ऑन पीनेस कॉल्ड तपस्या, और ज्यादा एम्फेसिस बोला जाता था किसके लिए? तपस्या के लिए। एकांत में जो तपस्या होती है वो बिल्कुल ऐसे प्लेस में जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, ये क्या बन गया था? रिवाज बन गया था। जो नए सिद्धांत आए वो इंक्लूड करते थे कर्म को, यानी कि एक्शन जो करते हैं, किसी जो अपनी ड्यूटी निभाता है, धर्म है किसका? मोक्ष का मतलब साल्वेशन, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। जो बिलीफ था रीबर्थ गेन रूट्स, और जो बिलीफ था वो क्या था? इसके बाद दोबारा जन्म होता है। इससे इसने भी क्या कर दिया? समाज में धीरे धीरे क्या कर दिया? अपनी जगह बनाई। Consequently, all this innovation strengthened the position of Brahmins, और इस वजह से जो ब्राह्मण्स की पोजीशन, यानी कि उन्होंने जो भी डॉक्ट्रिन्स बताए, ये कर्म धर्म मोक्ष के बारे में जो भी, इसकी वजह से उनकी पोजीशन क्या हो गई? बहुत ही परमानेंट हो गई। जो ब्राह्मण्स थे उनको बोला गया डिवाइन पावर है वो, कोई भी रिचुअल और रिलीजियस सेलिब्रेशन, ठीक है, उनकी प्रेजेंस के बिना नहीं होता था, यानी कि ब्राह्मण्स को जरूर इनवाइट किया जाता था और वो ही करते थे। अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, जो ऐसे कलर में स्लेटी, यानी कि तक्षशिला, झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पा और सतलुज, तो ये है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। और जो लेटर है वो इस कलर में है, जैसे गंगा, यमुना, दोआब, तो यहाँ पे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के और यहाँ पे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के आपको बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे उस टाइम इकोनॉमी कैसी थी। जो ऋग्वैदिक इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी। जो आर्यंस थी वो क्या थे? कैटल वाज सिनोनिम्स विद हेल्थ, उनके लिए क्या थे? जो उनके कैटल थे वही थे वेल्थ। ए वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमात, और जो वेल्दी पर्सन है उसको बोला गया गोमात। गोपा एंड गोपति वर एपिथेट्स गिवन टू द किंग, और जो गोपा एंड गोपति है वो एपिथेट किए गए, किसको दिए गए? एपिथेट किंग को दिए गए। इन द ऋग्वेदा गोधुली इज यूज्ड एज ए टर्म फॉर अ मेजर ऑफ टाइम, जो ऋग्वेदा में गोधुली का टर्म यूज किया गया वो किसके लिए? टाइम के मेजर के लिए। डिस्टेंस के लिए बोला गया गव युति, और डॉटर के लिए बोला गया धुइत्र, और द वन हु मिल्क्स द काउज, ठीक है। Compared to the linguistic evidence for cattle rearing in the Rig Veda, agriculture activity find very few references. कंपेयर किया जाएगा लिंग्विस्टिक एविडेंस किसके लिए? कैटल रियरिंग के लिए ऋग्वेदा में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो उसका अलग ही फ्यू रिफरेंस दिखता है। अपार्ट फ्रॉम यावा और बार्ले, इसके अलावा जो और भी ग्रेन्स हैं वो मेंशन नहीं किए गए। देयर आर रेफरेंसेस टू फायर बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग द फॉरेस्ट, और रेफरेंस भी दिया गया है कि उस टाइम पे फायर बर्न होती थी फॉरेस्ट में, और जो प्रैक्टिस थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वो भी होती थी। ये रेफरेंस मिले हैं। फर्दर द एरिया रिसीव लो रेनफॉल, जो एरिया थे वहां वो लो रेनफॉल होता था, और ज्यादा नदियां मेंशन की गई है ऋग्वेदा में, जो बाद में चेंज हो गई धीरे धीरे। और इस कंडीशन में जो एलुवियल लैंड्स थी रिवर के नजदीक वो इतनी कल्टिवेटेड नहीं थी। मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक फेज में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस चेंज हुए। इंपॉर्टेंस हुआ एग्रीकल्चर का इस फेज में, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, जिससे की पॉसिबिलिटी हुई किसकी? फर्टाइल एलुवियल लैंड्स होने लगे। कहाँ पे? गंगा यमुना दोआब के किनारे और मिडिल गंगा वैली के किनारे। ये दोनों आर्कोलॉजिकल और लिटरली सोर्स ये दिखाते हैं किसका इंट्रोडक्शन?
ट्राइस का, और ये स्टेपल डाइट थी पीपुल की। जैसे जैसे वहां पे एलुवियल लैंड ठीक होने लगा, फर्टाइल होने लगा, तो वहां पे धीरे धीरे ये हो गई। जो वैदिक टेक्स्ट थी वो मेंशन करता है, और क्या था वहां पे, वीरही, कंदुला और साली, ये डिनोटिंग करते हैं राइस को। लेटर वैदिक टेक्स्ट ये भी रिफर करता है कि जहां वहां पे ऑक्शन को यानी कि प्लफ के लिए यूज किया जाता था, ऑक्शन को, सजेस्टिंग द प्रिवलेंस ऑफ प्लफ कल्टीवेशन। इससे ये माना जाता है कि अगर उनसे इनसे खुदाई करवाई जाती थी, इनसे इन जानवरों को लिया जाता था, तो उस टाइम प्लफ कल्टीवेशन था। धीरे धीरे एंड होने पे इस पीरियड के जो आयरन था वो यूज कराया जाने लगा, मेटल टूल यूज किए जाने लगे कल्टीवेशन के लिए। जो क्राफ्टमैन थे वो मेंशन किए गए वैदिक टेक्स्ट में, वो इंक्लूड करते हैं लेदर वर्कर्स यानी कि चरमा करास, तो उस टाइम वो लेदर के काम करते थे। व्हील राइट्स, जो रथा करास यानी कि वो रथ का काम करते थे, पहिए बनाना। ब्लैक स्मिथ और पॉटर्स यानी कि कुलाला कहते थे उन्हें, और कारपेंटर को तक्षण कहते थे। जबकि जो इनमें से ग्रुप है उसको कंसिडर किया जाता है इन ग्रुप को लो स्टेटस में। जो वीविंग सीम्स टू हैव बीन अ डोमेस्टिक क्राफ्ट यानी कि बुनना, इसको बोला जाता था डोमेस्टिक क्राफ्ट यानी कि घरेलू क्राफ्ट है, ये बनाने का काम। वूल ऑब्टेन्ड जो सिप से होती थी, ये मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल था, और कॉटन को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। उस टाइम ट्रेड कैसा होता था, लेटर वैदिक फेज में जो एग्रीकल्चर था वो ट्रेड, उसकी वजह से क्या हुआ, उसने इंक्रीज कर दिया ट्रेड को भी, और मार्केट में भी क्या कर दिया, धीरे धीरे मार्केट में भी एग्रीकल्चर की वजह से ट्रेड शुरू होने लगा, जिससे कि टाउन्स और सिटीज डेवलप हो गए। दस ट्रेड बिकेम द पाइवेट अराउंड विच द वोल टाउन एंड सिटी लाइफ मोड, और ये क्या हो गया, एक पाइवेट हो गया। पाइवेट आपने देखा होगा जिससे वो जो व्हील बनी रहती है और वो घूमती है, उससे ज्वाइन रहती है, तो इसी ट्रेड की वजह से टाउन सिटी है उनकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई। ऑल्दो द आर्यंस हैड इंट्रोड्यूस कॉइन्स, जबकि आर्यन से इंट्रोड्यूस किए कॉइन्स, बार्टर सिस्टम वाज स्टिल डोमिनेंट था, उस टाइम बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था अदर कंट्री से ट्रेड के साथ, पर इस टाइम जो आर्यंस है उन्होंने इंट्रोड्यूस करते थे कॉइन्स को भी। ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर और ट्रेड के अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थे वो थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को पालना, क्राफ्ट करना वेरियस मेटल से, कारपेंट्री करना, पोर्ट्री करना, फिशरी करना। और जो वोमेन थी वो इंगेज थी काटने में, बुनने में और नीटिंग में, बुनाई में और डाइंग में, ये उनके वुमेन के वर्क थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कंपैरिजन था अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में, क्या कंपैरिजन था। जैसे कि सोसाइटी को लिया है, जो फैमिली थी वो बेसिक यूनिट थी, वुमेन को इक्वल राइट्स थे प्रोवाइड, रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था उस टाइम, गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, और फूड क्या थे, मिल्क, बार्ले और फ्रूट्स, वेजिटेबल और मीट। जो वर्शिप था, नेचर का किया जाता था, इंद्र, अग्नि और इन देवताओं की पूजा की जाती थी, और उस टाइम टेम्परर आइडियल्स, मूर्ति पूजा नहीं थी। हाइम्स वर चेंटेड इन द ओपन, जो मंत्र थे उनको खुले में बोला जाता था, गाया जाता था। और जो वर्शिप थी फोर फादर्स की, और लाइफ में बिलीव किया जाता था जो डेथ के बाद की लाइफ है, ठीक है। और लेटर वैदिक एज में जो सोसाइटी थी वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गया स्टेटस ऑफ वुमेन में, और क्यों, क्योंकि वहां पे उनको हस्बैंड को चूज करने की उतनी आजादी नहीं रही। जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया था, ऑक्यूपेशन के बेस पे जो कास्ट सिस्टम था वो क्या हो गया था, रिजिड हो गया था उसकी वजह से। जो गुरुकुल सिस्टम था वो फिर भी थोड़ा बहुत क्या था, एनलार्ज था। जो कंजप्शन था वो मीट का वो रिड्यूस हुआ, राइस क्या था वो स्टेपल सीरियल हो गया था। रिलीजन मोर कॉम्प्लेक्स हो गए थे। जो ब्रह्म, राम और कृष्ण ये इनकारनेशन यानी कि अवतार माने जाते थे विष्णु के, और शिवा की भी पूजा की जाती थी, शिव जी भगवान की। ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस करते थे बहुत ही रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज, और अपनी पोजीशन उन्होंने ऐसे सिक्योर कर ली कब, लेटर वैदिक एज में। जो फेथ था, सुपरस्टिशन यानी कि ये अंधविश्वास में फेथ रहा। नए नए प्रिंसिपल्स आए, जैसे कर्म के, धर्म के और मोक्ष के डेवलप किए। एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, और डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी इस टाइम रहा। लैंड वाज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ थी, ठीक है। और ट्रेडर्स गिल्ड्स हैड कम अप एंड ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम ट्रेड होने लग गया। बार्टर सिस्टम की जगह कॉइन्स भी यूज होने लग गए। बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन, फिजिशियन, म्यूजिशियन और अदर भी प्रोफेशन इमर्ज होने लग गए। और वही अर्ली वैदिक एज में इकोनॉमिक थी, जो मेन ऑक्यूपेशन था उनका जानवरों को पालना, एग्रीकल्चर उनकी सेकेंडरी थी। कैटल उनका इंपॉर्टेंट सोर्स था वेल्थ को, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा कैटल होगा, पशु होंगे, वो उतना वेल्दी होगा। और मैंने इंगेज, उनमें से बहुत ज्यादा लोग ट्रेड और कॉमर्स में भी इंगेज रहते थे। जैसे कि हमने पढ़ा भी कि जो वुमेन थी वो डाइंग करती थी, वीविंग करती थी, ठीक है। और उस टाइम एम्ब्रॉयडरी भी थी, क्राफ्ट भी था, गोल्ड से क्राफ्ट बनते थे, और आयरन भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। तो ऐसे हमने देखा अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस था। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर होता है आपका फिनिश द वैदिक पीरियड, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से। तो लाइक करना ना भूले, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।